हेलो स्टूडेंट, हम लोग भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा पहले अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा था। उस एक्ट के द्वारा भारत और इंग्लैंड दोनों में परिवर्तन हुए थे। इसके बाद एक सीरीज स्टार्ट होती है जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद अधिनियम बनाती है और भारत में लागू करती रहती है। इन अधिनियमों में सब जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें अगला अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने तैयार किया था, इसलिए इसे पिट इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, जिनमें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा पहला परिवर्तन था कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों को अलग करना। व्यापारिक कार्यों की देखरेख के लिए जो निदेशक मंडल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वही रखा गया, जबकि राजनीतिक कार्यों की देखरेख के लिए एक नई बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, जिसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका पहला है कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। यानी जो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी और धीरे धीरे उसने भारत में राजनीतिक सत्ता को हासिल किया। इसके बाद इन्होंने कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश संसद ने अलग किया, व्यापारिक कार्य उसके अलग कर दिए और राजनीतिक कार्य उसके अलग कर दिए। राजनीतिक कार्य प्रशासनिक कार्य, इनकी देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसमें 6 सदस्य होते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सॉरी, प्रशासनिक कार्य नहीं, व्यापारिक कार्य। इनकी देखरेख के लिए निदेशक मंडल को ही रखा गया। ये निदेशक मंडल वही है जिसमें 24 सदस्य होते थे और जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ऐसे सदस्य निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनते थे जो कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक होते थे, तथा इसका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो निदेशक मंडल व्यापारिक कार्य देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य देखेगा, जिसमें 6 सदस्य शामिल होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी।
तो इस तरह इस अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा और प्रशासन और व्यापारिक कार्य निदेशक मंडल के द्वारा किए जा रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 केंद्र देखते हैं शासन के। जो भारतीय उपनिवेश था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निदेशक मंडल, अर्थात द्वैत शासन का प्रारंभ। यानी ये ब्रिटिश सरकार के रूप में शासन देखता था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन देखता था। इसलिए भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, एक निदेशक मंडल के माध्यम से, और इसी को हमने कहा द्वैत शासन। और यही द्वैत शासन लगभग 1858 तक चलता है। तक चलता है। कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। तो पहली बार किस अधिनियम के माध्यम से प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जाता था। सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य शामिल किए गए थे। तो इस अधिनियम के द्वारा उन 4 सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी को राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित किया गया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 1786 का अधिनियम था, जो केवल कॉर्नवालिस, क्योंकि भारत में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में लाया जाना था और कॉर्नवालिस तैयार नहीं था, तो उसको कुछ ज़्यादा अधिकार चाहिए थे। तो उन्हीं अधिकारों को देने के लिए 1786 का अधिनियम पास किया गया था। तो तीसरा अधिनियम हमारा है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम की में 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई। यानी कि गवर्नर जनरल अब सेना का प्रधान भी होगा। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था
तो ये दो विशेष अधिकार 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए, और जिसको ये अधिकार दिए गए वो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, ये दोनों अधिकार प्रथम बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए थे। तो 1786 का अधिनियम। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट से पहले कई सारे परिवर्तन हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन के दौरान। जहां अंग्रेज जब भारत में पहले आए तो उन्होंने अपने आप को व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, और उन्होंने भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेंगे तो उनको अत्यधिक विरोध झेलना पड़ेगा और उन्हें यहाँ से जाना भी पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी स्थिति मजबूत होती गई, बंगाल पर अधिकार, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये सब स्थान उनके अधिकार में हुए। और फिर 1799 में सहायक संधि जो वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल के रूप में स्टार्ट की सहायक संधि, और उसके द्वारा भारत में अंग्रेज़ों के क्षेत्र को एक बड़े क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया। पहली बार जो सहायक संधि स्वीकार की थी वो 1798 में हैदराबाद ने की थी, जिसको हम HMT के रूप में याद करते हैं। हैदराबाद, M से मैसूर और T से तंजौर। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, APBS, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इस तरह से जो है भारत के जो प्रमुख शासक थे उस समय में, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और अंग्रेज़ों का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हुआ। तो धीरे धीरे उन्होंने मजबूत सत्ता यहाँ पे जब प्राप्त कर ली तो उन्होंने फिर भारतीयों के धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ किया, क्योंकि उनका एक छुपा हुआ उद्देश्य जो हम देखते हैं वो 1813 के चार्टर एक्ट में देखते हैं, जिसमें वो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो जो प्रारंभ में नहीं था, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि वो भारत में अपना एक और उद्देश्य लेकर आए अपने धर्म के प्रचार को करने के लिए। तो 1813 का चार्टर एक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो ब्रिटिश संसद थी वो धीरे धीरे कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। जैसे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखा, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो कंपनी को एकाधिकार मिला था, मोनोपोली थी भारतीय व्यापार पर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था, और एक ऐसा अधिकार जिसमें केवल एक ही कंपनी व्यापार कर सकती हो, किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं होता, उसे हम एकाधिकार कहते हैं। तो भारत में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, यानी भारत का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही किया जा सकता था। इंग्लैंड का अन्य कोई कंपनी या व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। केवल उसके पास दो एकाधिकार छोड़े गए, एक था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। तो यही हमारा पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि पेपर में भी आता रहता है, तो इसको हम नोट डाउन करेंगे। पहला, चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य मामलों में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया।
यानी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन दो व्यापार उसके लिए छोड़े गए। एक था चीन के साथ व्यापार, यानी चीन जो कंट्री है, और दूसरा चाय का व्यापार। इसमें अभी भी कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा गया और बाकी मामलों में उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश की अन्य कंपनी और व्यक्तियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका है कि हम अभी बात कर रहे थे कि भारत में धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति दी गई। एक धर्म विभाग की स्थापना की गई। एक धर्म विभाग की स्थापना की गई। एक धर्म विभाग की स्थापना की गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार करेगी। एक तरह से अगर ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि नीति निर्देशक तत्वों की जो झलक है वो हमें किस अधिनियम में दिखती है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात ब्रिटिश सरकार ने की है। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहे और ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं कि व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट में दी गई। धर्म विभाग स्थापित किया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों की हमें झलक दिखाई देती है। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है 1833 का चार्टर एक्ट। केवल हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट ये ऐसी परिस्थितियों में आया जब पूर्ण रूप से अंग्रेज भारत में स्थापित हो चुके थे और बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी कि सहायक संधि जो 1799 में प्रारंभ की वेलेज़ली ने, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट उसी परिदृश्य में आया जिसमें हम कई सारे परिवर्तन देखते हैं, कई बड़े परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्योंकि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आ चुका था, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहना ठीक नहीं था, क्योंकि बड़ा क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास था। तो इसलिए उस बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इसका है, तो इसे हम लिखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। नोट करेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
क्योंकि यह अधिनियम जब आया था भारत में लागू हुआ था तो उस समय भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो वही भारत का भी पहला गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब जब गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा तो इसका मतलब है कि जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण किया जा रहा है। दो शब्द हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइज, अर्थात जब पावर किसी एक ही व्यक्ति को दे दी जाती हैं तो उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं, और जब पावर को डिवाइड किया जाता है विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों में तो हम उसे डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो यहाँ गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो हम कह सकते हैं यह केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ाया गया कदम था। तो जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया और उसको ही कानून बनाने की शक्ति भी दे दी गई, इसलिए उसको बंगाल की जगह किसका गवर्नर जनरल कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल, और पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। पिछले 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, क्योंकि सरकार उसको धीरे धीरे प्रशासनिक संस्था के रूप में स्थापित करना चाह रही थी, इसीलिए वहाँ पर उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि दो क्षेत्र यानी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया था, परंतु इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधिक सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य को शामिल किया गया। यानी विधिक यानी कानूनी सलाह जो देगा वो ये जो एक्स्ट्रा सदस्य 5वें सदस्य को शामिल किया गया था वो देगा। और इस सदस्य के रूप में जो पहली बार शामिल हुआ वो था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि उस समय जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो जो कानून थे, क्योंकि जो राजतंत्र प्रणाली थी, शासकों के शासन भारत में रहे थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए गए थे। जो हिंदू धर्म के अलग थे, मुस्लिम धर्म के अलग थे, किसी का विवाह संबंधी कानून अलग, किसी के उत्तराधिकार संबंधी कानून अलग। तो इन सब कानूनों को एक साथ लाने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक विधिक आयोग बनाया गया, जो भारत का पहला विधिक आयोग था, जिसकी स्थापना 1834 में की गई थी। और इस विधि आयोग का कार्य ये था कि जितने भी कानून भारत में हैं उन सबको एक साथ लाकर
उनको संहिताबद्ध किया जाए, यानी उनको कोड किया जाए। और इसी आधार पर पहला विधिक आयोग बनाया गया 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, और उसने सभी कानूनों को संहिताबद्ध करने का कार्य किया। हमने पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब कानून संसद के द्वारा निर्मित होता है तो उसे अधिनियम कहते हैं, और जब पहले से उपस्थित कानूनों को एक साथ किया जाता है तो उसे संहिता कहते हैं, यानी कोड। जैसे इंडियन पीनल कोड IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, तो उनको संहिता कहा जाता है, कोड कहा जाता है। तो इस तरह पहला विधिक आयोग स्थापित किया गया। तो हम यहाँ लिखेंगे नोट में लिखेंगे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में भारत का प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। पहला विधि आयोग स्थापित किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में। इसका क्या कार्य था कि भारत में जो कानून उपस्थित है उन सबको संहिताबद्ध करना, उनको सबको कोड करना। यहाँ पे और एक नोट और लिख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष शीतलवाड़ थे। एक और नोट यहाँ पे लिखेंगे, शीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी भी थे। शीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी भी थे। महान्यायवादी हम आगे पढ़ेंगे। महान्यायवादी एक ऐसा पद होता है जो सरकार के वकील के रूप में, सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में काम करता है। तो जो भारत का पहला विधि आयोग स्वतंत्रता के बाद बना, उसके अध्यक्ष शीतलवाड़ थे, और यही शीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी भी थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 21वां विधि आयोग गठित है, जिसके अध्यक्ष BS चौहान हैं। तो इसको भी नोट लिख लेंगे। वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान है। BS चौहान है। BS चौहान। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला विधिक आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में स्थापित किया गया था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दास प्रथा किस अधिनियम के द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। प्रतिबंध कब लगा इसमें? प्रतिबंध लगा इस पर 1843 में। तो इसको नोट कर लेंगे। यद्यपि दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था।
लॉर्ड एलन बोरो 1843 में गवर्नर जनरल था। जो गैर कानूनी था वो घोषित तो किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन उसमें जो पूर्ण थे उसको लागू किया गया वो 1843 में लॉर्ड एलन बोरो ने किया था उसको। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस अधिनियम का। इस अधिनियम की धारा 87, याद रखेंगे इसको, 87 के द्वारा कंपनी में नियुक्ति के मामलों में धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। यानी धारा 87 के द्वारा कंपनी में नियुक्ति के मामलों में धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। कंपनी में सभी लोगों को समान रूप से अवसर की समानता उपलब्ध होगी। तो ये जो 2 पॉइंट हैं 1833 के चार्टर एक्ट के, ये भारतीय संविधान के वर्तमान के मौलिक अधिकारों को दिखाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दास प्रथा पर प्रतिबंध, अगर हम आर्टिकल 23 मूल अधिकारों के आर्टिकल 23 की बात करें तो उसमें दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात होती है, और आर्टिकल 15 की बात करें तो उसमें 16 की बात करें तो उसमें अवसर की समानता यानी धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश आदि के विभेद के प्रतिषेध की बात होती है, या 15 में भी किया गया है। तो इस तरह से इन चार्टर एक्ट में हमें मूल अधिकारों की झलक भी दिखाई देती है। एक इसमें और पॉइंट लिख लेते हैं। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह 1833 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्टर एक्ट, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं 1833। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखें, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकें। और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको भेज सकते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू, बाय।